नमस्कार साथियों, आप सभी लर्नर का मेरे YouTube चैनल एमके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पौधों के बारे में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 ये पहला लेसन पादपों में पोषण, इस चैप्टर को हम लोग कल पढ़ रहे थे। हमारा पहले वीडियो में पहला लेसन पादपों में पोषण शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा क्लास 7 विज्ञान विषय का पहला चैप्टर का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग उसके आगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार होता है, यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, उनमें किन किन मटेरियल की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और अंत में उत्पाद क्या बन के तैयार होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और विज्ञान विषय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल एमके क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला पॉइंट दिया गया है आज का, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त तो अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार होता है। क्योंकि पादपों में सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एवं खनिज पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश के अलावा कुछ अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जो उन पादपों के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप अर्थात पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ होता है? तो प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? चूँकि जो पादप होते हैं उनको वायु से डायरेक्टली नाइट्रोजन ग्रहण करने में कोई रोल नहीं है, अर्थात पादप वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये इसमें बताया गया है कि जो पादप होते हैं वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली अवशोषित नहीं कर पाते हैं, वरन उनकी जड़ों में कुछ ऐसे जीव उपस्थित होते हैं जो वायुमंडलीय भाग से जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको कन्वर्ट करके समाहित कर लेते हैं और पौधों की जड़ों के माध्यम से उन जीवों की सहायता से
वही नाइट्रोजन पदार्थ जो होता है वो पौधों में अवशोषित कर लिया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी है। कुछ पादप अर्थात पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो अपना पोषण किस प्रकार कर लेते हैं, तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वे जीवित कैसे रहते हैं, ये प्रश्न उठता है। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त कर पाते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य है एवं अन्य जीव हैं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वैसे इस प्रकार के पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वे अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं। ऐसे पौधों को या इस प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली कहा जाता है। कौन सी प्रणाली? विषमपोषी प्रणाली कहा जाता है। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये है बनी हुई है। ये अमरबेल का पादप है। कौन सा पादप? यह अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं, अर्थात उस पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। यानी अमरबेल जो पादप होता है किसी अन्य पादप के ऊपर आरोहित होता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी किसे कहते हैं? वे जीव या वे पौधे जो अन्य जीवों पर आरोहित होते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिशंस को प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? तो एक प्रश्न आपके मन में यह उठता है, या आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या ये अमरबेल और हम जैसे जीव भी परजीवी हैं? आपको इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए और अपने अध्यापक से इस विषय में जरूर चर्चा करनी चाहिए। तो और आगे कहा जा रहा है कि क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठ रहा है, ये कैसा पौधा है? तो ऐसे जो पौधे होते हैं हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इसकी घड़े अर्थात घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उनके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन हो जाता है, यानी पाचक रसों के माध्यम से उन कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या? वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। एक और पौधा होता है घटपर्णी का पौधा, ये भी यही क्रियाकलाप करता है। इसको हम एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो
जो कीटभक्षी पौधा होता है उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंधित गंध निकलती है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब वे कीट उन पौधों के पास आते हैं और उसके किसी अंग पर बैठते हैं तो वहाँ पर उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो घड़े के आकार की बनी होती है। पत्तियों के अंदर सल्क के जैसी संरचना होती है जो अंदर की ओर झुकी हुई होती है। जब वे जो सुगंध होती है कीटों को आकर्षित कर लेती है, कीट आते हैं उनकी पत्तियों में जैसे ही आते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जब वे कीट उस पत्तियों पर बैठते हैं, तनों पर बैठते हैं, तो वे क्या होते हैं, उसी जो घड़े के समान वाली जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। उसमें जो सल्क पाए जाते हैं उसमें से कुछ पाचक रस निकलते हैं जो इन कीटों को अपने अंदर भक्षण करके उनको पचा लेती हैं। और ऊपर जो ढक्कन होता है यह ढक्कन बंद हो जाता है जिससे कीट बाहर की ओर नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार से ये घटपर्णी का पौधा होता है। ठीक है, ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। और ऐसा किस लिए होता है, इसकी मुख्य वजह क्या होती है, इसकी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसके लिए यह ऐसा करता है। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और वह अपने उस नाइट्रोजन की पूर्ति अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के माध्यम से पूरी नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि वो कीटों को अपने अंदर पचा करके अपने उस नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी कर लेते हैं। आगे अगला पॉइंट दिया गया है मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक अर्थात मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों एवं तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो इनके जो पोषण है वो कहाँ से पूर्ति होती है। तो यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह क्रियाकलाप कौन सी है, तो ब्रेड यानी डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई न देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, किस आवर्धक लेंस द्वारा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कर लीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई देने लगेगी। तो यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृदा एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार से पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं या मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृतजीवी कहा जाता है। अर्थात मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी वे होते हैं जो मृत जीव से
या मृत मटेरियल से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। कवक यानी फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कौन? कवक अर्थात फंजाई जो होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने अचार में सफ़ेद सफ़ेद मखमली जैसे धब्बों को देखा होगा। चमड़ों के ऊपर ऐसे सफ़ेद सफ़ेद मखमली जैसे संरचना को देखा होगा। कपड़े के ऊपर भी इस प्रकार की संरचना को आपने देखा होगा। ये कवक होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण स्थान होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति होती है। कैसी? वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है कवकों की वृद्धि के लिए, क्योंकि इसी दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं। सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो जाते हैं, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? आइए देखते हैं। एक यहाँ पर आपस में चर्चा हो रही है, हम लोग बात करते हैं इसमें। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता था कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। तो आगे पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक, कौन कौन? ईस्ट एवं छत्रक ऐसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो आगे देखते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। तो ऐसे जीवों को सहजीवी संबंध कहा जाता है। अर्थात कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए साथ में ही रहते हैं। आपस में एक दूसरे से अपने न्यूट्रिशन को भी साझा करते हैं। तो ऐसे जीवों को सहजीवी संबंध कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। और आगे देखते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान अर्थात आवास प्रदान करता है, जल प्रदान करता है एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो जब मृदा से पोषक तत्वों को पौधे आप जो है अवशोषित करते हैं, तो मृदा में पोषकों की कमी हो जाती है। तो उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है? तो क्या आपने किसानों को अपने खेतों में
अथवा माली को बगीचे के लान एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा होगा। तो वे मृदा में ये सारी चीज़ें क्यों मिलाते हैं? आपने क्या अभी ऐसा सोचा है? तो आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। कौन कौन से पदार्थ? उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में ये सारे उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। और आगे दिया गया है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, 78% मौजूद होती है, लेकिन वे नाइट्रोजन डायरेक्टली पौधों के किसी काम में नहीं है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलीय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलीय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम जो होते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजनी पदार्थ को विलीय रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार से पादपों को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलीय पदार्थों में परिवर्तित राइजोबियम ही करते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित होते हैं तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः इस प्रकार से ये सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध को किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अपना पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी पौधे दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सभी जीव अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर प्रमुख शब्द दिए गए हैं: स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया है। और आपने क्या सीखा, यहाँ पर कुछ पॉइंट के रूप में दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। अगला पॉइंट, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे
सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, कवक अपना पोषण मृत एवं अपशिष्ट जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वे विषमपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार से हमारा यह लेसन पूरी तरीके से समाप्त होता है, जिसका नाम है पादपों में पोषण। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हम लोगों ने आपस में उसका बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में जिक्र किया, आप लोगों से चर्चा किया। आप लोगों को इनमें से जो भी पॉइंट समझ में ना आया हुआ, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यमके क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल यमके क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस प्रकार अच्छे अच्छे और वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। इस प्रकार हमारा यह पहला चैप्टर क्लास 7 विज्ञान विषय का समाप्त होता है। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।